हेलो, दिस इज अभिनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। उत्तराखंड की स्टैटिक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। आपका चाहे लेक्चरर का एग्जाम हो, यूकेपीएससी एग्जाम हो, ठीक है, जो भी उत्तराखंड से स्टेट रिलेटेड आपका एग्जाम है, जिसमें उत्तराखंड का जीएस, उत्तराखंड का स्टैटिक आने वाला है, उसको सबको ध्यान में रखते हुए, चाहे आपका स्क्रीनिंग का पेपर हो लेक्चरर वाला, ठीक है, सबको ध्यान में रखते हुए एक बेहतर सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है जिसमें केवल उत्तराखंड का। और आप ये देखो नोट्स, ठीक है, एक एक नोट्स देखो आप, मैंने कितना बेहतरीन तरीके से सिस्टमैटिक वे में माइंड मैप की फॉर्म में नोट्स को बना रखा है मैंने, ठीक है। आप ये देखो, इस तरीके से क्या है कि आपको पढ़ने में भी आसानी होती है, रिवीजन करने में भी आसानी होती है, क्योंकि आने वाले समय में आपके उत्तराखंड का जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें उत्तराखंड का स्टैटिक पूछा जाता है। अब स्टैटिक पूछने में आप 40 में से 40, मतलब जितने ज़्यादा अच्छे से नंबर कवर कर पाओगे, कम समय में ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो सकता है इन नोट्स के जरिए, ठीक है। कम समय में ज़्यादा अच्छे से रिवीजन, पढ़ने में ये बहुत आसान होते हैं, क्योंकि देखो सबको मैंने ना कितने अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में जो है इनको बना रखा है। सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको देखो शासन प्रशासनिक ढांचे से संबंधित राज्य पुष्प के बारे में, राज्य पक्षी के बारे में, और आपका राज्य पशु, राज्य वृक्ष, इन सब चीज़ों के बारे में, तितली वाद्यंत्र, इन सब के बारे में पढ़ाया था, ठीक है दोस्तों। आज मैं अपने इन नोट्स के साथ में, ठीक है, इन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। आज हम शासन और प्रशासनिक ढांचे से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, इससे शुरुआत करके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में समझेंगे एक एक चीज। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, परीक्षावाणी और बीएस नेगी दोनों का ये मिक्सचर है, ठीक है। बेस्ट ये नोट्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पिछले सालों में जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, आने वाले समय में जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इन दोनों चीजों का मिक्सअप करके मैंने अपने ये नोट्स तैयार करे हैं, ठीक है दोस्तों। यहां से आप पढ़ लो, मैं आपको कह रहा हूं कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस होगी। ये आपके लिए बेस्ट नोट्स साबित होने वाले हैं। इन सब के अलावा एक चीज और मैं आपको मेंशन करके चलता हूं यहाँ पे। देखो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, जैसे कि डेली क्लासेस हमारी 6 बजे आ रही है, शाम को 6 बजे हमारी क्लास 6 PM पर आपको जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है। 6 बजे अगर आप क्लास देख रहे हो, क्लास से नोट्स बनाना चाहते हो, आप क्लास से बना सकते हो। और यदि आप इनको नोट्स को लेना चाहते हो डिजिटली, अपनी PDF फॉर्म में आपको ये नोट्स लेना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने ना एक कोर्स चला हुआ है, ठीक है, उसमें आप एनरोल हो सकते हो। क्या होना है इसमें आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी मैं बता देता हूँ, 8532877785, ठीक है दोस्तों। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में आपको एनरोलमेंट के लिए आपको बताना होगा कि हाँ, आपको ये नोट्स अवेलेबल, आपको नोट्स चाहिए। तो डेली की जो क्लासेस आती हैं, क्लासेस के साथ में आपको क्लास की PDF मिला करेगी, ठीक है। केवल 149 का आपको पेमेंट करना है। और जितनी भी वीडियो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, देखो नोट्स मिलेंगे डिजिटली, मेरे हैंडमेड नोट्स, जो कि परीक्षावाणी और BS नेगी, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे, परीक्षावाणी और BS नेगी, इनका दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों के साथ साथ मैंने उन चीज़ों को भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए हैं जहाँ से पिछले सालों में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। उन सब का मिक्सचर ये नोट्स मैंने तैयार करे हुए हैं। तो आप जब इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे तो आप लोग दोस्तों डेली क्लासेस के साथ, जैसे आपको 6 बजे क्लास मिली, क्लास के साथ ही आपको नोट्स, उस क्लास के नोट्स आपको मिलते रहेंगे, मतलब जैसे जैसे आपको क्लासेस मिलते रहेंगे वैसे वैसे आपको नोट्स मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप से आप माध्यम से इसकी क्वेरी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम। आप लोग उसको और बाकी जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छी ये सीरीज रहने वाली है। आप देखना, पढ़ते रहोगे दिमाग में छपता चला जाएगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा शासन प्रशासन के बारे में, ठीक है। राज्यों के शासन का संचालन, आर्टिकल देखो, पार्ट 6 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 152 से 237 में ये बताया हुआ है कि राज्यों के शासन का संचालन कार्यपालिका होगी, विधानमंडल होगा, न्यायपालिका होगी, ठीक है दोस्तों। इसमें एक राज्यपाल होंगे कार्यपालिका में, एक आपकी मंत्रिपरिषद होगी, सचिवालय, महाधिवक्ता, ये सब कार्यपालिका के भाग है। ऐसे ही विधानमंडल जो होगा, इसमें राज्यपाल हो, विधानसभा, ये विधानमंडल के भाग है, और आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ठीक है। अब उत्तराखंड से संबंधित हम शासन प्रशासन की अगर बात करें, तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अगर इसकी बैकग्राउंड बताऊं, तो देखो, गोरखाओं को पराजित करने के बाद में 1815 में
अंग्रेजों ने अलकनंदा से पश्चिम के क्षेत्र को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया था और अलकनंदा से पूर्व के क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर कुमाऊं कमिश्नरी का अंग बना लिया, जबकि देहरादून, चक्राता, इन सब क्षेत्र को सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजी शासन के शुरुआत में उत्तराखंड केवल 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित था। एक का नाम था कुमाऊं कमिश्नरी, दूसरे का नाम था टिहरी रियासत। अब 1839 में 1839 या 40 का टाइम पीरियड था। इसमें ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटकर पौड़ी लाया गया और 1840 में पौड़ी गढ़वाल नाम के नए जिले का गठन किया। 1854-55 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में लाया गया और 1871 में देहरादून को एक जिले के रूप में गठित करके मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया। 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत अल्मोड़ा और नैनीताल नाम के 2 जिलों का गठन किया गया और स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 के पूर्व तक कुमाऊं मंडल में केवल 3 जिले सम्मिलित किए गए, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत के भारत संघ में विलय के बाद इसको कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया। इस तरह से करते हुए समय आगे बढ़ता चला गया दोस्तों और 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया और 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर नाम के नए जिले का गठन किया गया। 15 सितंबर 1997 को चंपावत, बागेश्वर जिले का गठन किया। 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया और इस तरीके से दोस्तों कनेक्टिविटी बनाकर एक शासन की पूरी इकाई बनती चली गई। ठीक है, ये पूरा आपकी हिस्ट्री थी। अब इसके बाद में अगर हम जैसे अब उत्तराखंड को लेकर बात करें, मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में बताया, विधानमंडल के बारे में बताया, न्यायपालिका के बारे में बताया। अब इसको डिटेल में थोड़ा कवर करेंगे ना हम, 1-2 वीडियो में ये पूरा आपका शासन प्रशासन और ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने आपको बता दिया तरीका। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर अगले लेक्चर से, अगले एक लेक्चर के बाद आपका जो है उत्तराखंड की हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। डिटेल में समझाऊंगा, माइंड मैप की फॉर्म में, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए कार्यपालिका में अगर हम पहली बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल देखो राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है। जैसे देश की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रथम नागरिक बताया जाता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और इसका टेन्योर यानी कार्यकाल 5 साल का होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पद धारण करेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। ठीक है, राज्यपाल जो होता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति जो है ना राज्यपाल में निहित होती है। जो भी कार्य किए जाएंगे राज्य के नए, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो किया जाएगा वो राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी नियुक्ति जो है ना, इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष बताई गई है। राज्यपाल की जब अनुपस्थिति होगी उस समय कार्यभार होगा मुख्य न्यायाधीश के पास, यानी कि जो उच्च न्यायालय है ना, राज्य का उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के पास कार्यभार होगा। शपथ के बारे में आर्टिकल 159 में बताया गया है, मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ली जाएगी और इसमें मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ना वो राज्यपाल करता है। आर्टिकल 164 में इसके बारे में प्रावधान है। और भी नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं, जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य है, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य है, और एक इसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह काम होता है। छोटे जो न्यायालय मतलब अधीनस्थ न्यायालय, छोटे न्यायालय नहीं, जो उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय है, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जो ये माइंड मैप की फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ आपको, ये नोट्स से रिवीजन करने के लिए आसानी हो जाती है, पढ़ने के लिए आसानी हो जाती है, कनेक्टिविटी बन जाती है। मैं पढ़ता हूँ कनेक्टिविटी बना करके, और आपको भी दिमाग में देखना कनेक्टिविटी बनवा दूंगा, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति होता है राज्यपाल, और अध्यादेश भी राज्यपाल जारी कर सकता है। आर्टिकल 213 पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा अध्यादेश के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे कम समय तक जो राज्यपाल रहे उनका नाम है बनवारी लाल जोशी। उत्तराखंड में प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं मार्गरेट अल्वा, और दूसरी महिला राज्यपाल रही हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम ऐसे राज्यपाल जो कि पंजाब के सीएम भी रहे हैं, उनका नाम रहा है सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही कार्यपालिका में अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका है। आर्टिकल 163 में इसका प्रावधान है, और ये क्या करती है, मीडिएटर, एक तरह से व्यवस्थापिका को कार्यपालिका से जोड़ती है। मंत्रिपरिषद एक पुल है, एक ब्रिज है ये।
ठीक है। सामूहिक रूप से इसका उत्तरदायित्व होता है विधानसभा के प्रति। जैसे लोकसभा के सदस्यों का उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है ना, ऐसे ही राज्य की विधायिका का उत्तरदायित्व होता है विधानसभा के प्रति। ठीक है। इसमें जो संख्या निर्धारित की गई है, टोटल जितने सदस्य हैं उसका 15%, लेकिन मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। ये भी जो है ना मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि राज्यपाल की इच्छा के अनुसार ये जो है ना अपने पद धारण करते हैं। ऐसे ही सचिवालय की बात आती है, तो देखो सचिवालय एक तरह का प्रशासनिक निकाय है। जैसे मंत्री परिषद आपकी वास्तविक कार्यपालिका हो गई है, ठीक है, शासन का निकाय है ये। ऐसे ही सचिवालय आपका प्रशासनिक निकाय है। इसका नेतृत्व करता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन है? IAS अधिकारी हो सकते हैं, कोई वरिष्ठ सदस्य हो सकता है। ये क्या करते हैं? राज्य के प्रशासन में पर्यवेक्षण काम करते हैं, नियंत्रण काम करते हैं, निर्देशन का काम करते हैं। और ये तीनों मिलकर किस तरह के काम होते हैं? सरकारी नीति की रचना करने के लिए आवश्यक सामग्रियां इकट्ठा करना और उनको एनालिसिस करके मंत्री परिषद के सामने प्रस्तुत करना, विश्लेषण करना, ये सब सचिवालय के कर्तव्य है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो उत्तराखंड सचिवालय का जो नाम है वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। मीडिया सेंटर का नाम रखा गया बद्रीदत्त पांडे के नाम पर। अब ये बद्रीदत्त पांडे जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है उत्तराखंड में। इनके बारे में मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद बात आती है कार्यकारी विभाग की, यानी कि इसको कहते हैं निदेशालय। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। कैसे? जैसे हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा, तो मंत्री परिषद क्या एक राजनीतिक प्रमुख है। सचिवालय के बारे में पढ़ा, सचिवालय क्या एक प्रशासनिक प्रमुख है। अब मंत्री परिषद और सचिवालय ये दोनों मिलकर के ना नीति बनाने का काम करते हैं, नीतियों का निर्माण करने का काम करते हैं। अब इन दोनों के बाद में, मंत्री परिषद और सचिवालय के बाद में, जो तीसरा अवयव है उसका नाम है कार्यकारी विभाग या निदेशालय। ठीक है, इसका काम क्या रहता है? ये सचिवालय के अधीन होता है, राज्य के सचिवालय के अधीन होता है। अब इन दोनों ने मिलकर के जो नीतियां बनाई हैं उन नीतियों का क्रियान्वयन करेगा ये निदेशालय। ठीक है, जो भी रूल्स इन दोनों ने मिलकर बनाए हैं उनके क्रियान्वयन का काम करेगा। और ये 3 स्तर पर काम करता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, ये एक बात जानने वाली थी निदेशालय के बारे में। ऐसे ही कुछ ये फैक्ट है। देखो राज्य का जब गठन हुआ उस समय 49 तहसीलें थी दोस्तों। ठीक है, 2004 में 29 नई तहसीलों का गठन किया गया। वर्तमान में उत्तराखंड 110 तहसीलें हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगली एक बॉडी महाधिवक्ता के बारे में। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी कि ये जो है ना राज्यपाल की इच्छा अनुसार पद धारण करेगा। ये जैसे भारत का एक महाधिवक्ता होता है, ऐसे राज्य का भी महाधिवक्ता होता है। और ये कौन व्यक्ति हो सकता है? जो कि 10 सालों तक न्याय कार्य से जुड़ा हो या 10 सालों तक उच्च न्यायालय में, राज्य के उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में इसने काम किया हो। ठीक है, इसका काम क्या रहता है कि ये राज्य की विधानसभा कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन में बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, मतदान नहीं कर सकता ये। ठीक है, काम क्या रहता है इसका कि कानूनी विषयों पर राज्यपाल को सलाह दी जाती है। अब अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो उत्तराखंड के जो वर्तमान महाधिवक्ता हैं उनका नाम SN बाबुलकर है। वर्तमान में अगर हम 2025 की बात करें तो SN बाबुलकर 24-25। ठीक है दोस्तों, अंतरिम सरकार में जो प्रथम महाधिवक्ता थे उनका नाम LP नैथानी थे और निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी। कंफ्यूज मत होना, अंतरिम सरकार आगे बताऊंगा क्या है ये। अंतरिम सरकार में LP नैथानी और निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी। चलिए देखो, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, माइंड मैप की जो फॉर्म है ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से चीज़ें जो है इसमें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। अगला हमारी इंपॉर्टेंट बॉडी है विधानमंडल। जैसे हमने पहले अभी देखा था, ये देखो आप 3 बॉडी थी ना, कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ लिया। अगली बॉडी हमारी विधानमंडल। ठीक है, देखो विधानमंडल क्या है? विधानमंडल ना आर्टिकल 168 में विधानमंडलों का प्रावधान है। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल और आपका विधानसभा। अब राज्यपाल जो है ना विधानमंडल में सबसे ऊपर है। ये विधानसभा के अधिवेशन को आहूत कर सकता है, सत्रवसान करता है, विघटन कर सकता है। अब ये जो वर्ड हैं ये आपने पॉलिटी जब पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी तो मुझे बताना आप, मैं अगली वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली वीडियो में आपको इनको भी डिटेल डिस्कस करूँगा।
थोड़ा सा कम भी मैं यहाँ पर समझाकर चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे लेक्चर पे अभी हमारा इंपॉर्टेंट फोकस क्या है इस सीरीज में कि हम उत्तराखंड का स्टैटिक कवर करें। अगर मैं यहाँ पॉलिटी पढ़ाने लग जाऊँगा तो फिर पॉलिटी पढ़ाने लग जाऊँगा, है ना, वो नहीं करना अभी हमने। लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है तो मैं अगले लेक्चर में सत्रावसान, विघटन, आहूत करना, इसके बारे में समझा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। चलिए, राज्यपाल के और क्या कर्तव्य? अभिभाषण करना, बजट रखवाना, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित करना, अध्यादेश जारी करना, ये सब राज्यपाल कर्तव्य। ऐसे ही विधानसभा, इसकी जो संरचना होती है ना, वोटर्स के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, आर्टिकल 170 में इसका प्रावधान है। इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वोट दिए जाते हैं, विधायक बनते हैं, वो सब से मिलकर ये संरचना बनती है। प्रावधान है कि मैक्सिमम 500 सदस्य हों, ठीक है, मिनिमम 60 सदस्य हों। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सदस्य हैं, उत्तराखंड को लेकर बात कर रहे हैं हम। और आर्टिकल 173 में प्रावधान है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो वो सदस्य बन सकता है, उसकी एज कम से कम 25 वर्ष हो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ये सारे कुछ प्रावधान है। ऐसे ही जब देखो थोड़ी सी अब यहाँ पर हिस्ट्री आ गई कि गठन से पहले राज्य की विधानसभा की टोटल संख्या 22 थी, ठीक है, विधान परिषद थी 9 सीटें थी। फिर परिसीमन हुआ, परिसीमन करने के बाद टोटल सीट 70 हो गई, जिसमें 15 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है, 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अब अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें हैं वो चक्राता की सीट है देहरादून में, और उधम सिंह नगर में है नानक मत्ता की सीट। ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो, जब परिसीमन हुआ 2006 में तो पर्वतीय क्षेत्र से 6 सीटें समाप्त कर दी। जैसे पौड़ी से आपकी धूमाखोट और थलीसैंण समाप्त कर दी, चमोली से आपकी नंदप्रयाग समाप्त कर दी, अल्मोड़ा से भिकियासैंण, पिथौरागढ़ से कनाली छीना, बागेश्वर से कांडा। और परिसीमन में 6 सीटें मैदानी भागों में बना दी। कौन कौन सी बना दी? देहरादून में रायपुर सीट बना दी, नैनीताल से लालकुआं सीट बना दी आपकी, उधम सिंह नगर से किच्छा और नानक मत्ता बना दी, हरिद्वार से BHL और हरिद्वार ग्रामीण, ये सीटें बना दी गई, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की थी अंतरिम विधानसभा, तो जब अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ ना दोस्तों, उत्तराखंड की आज़ादी का समय आया, सन 2000 की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे ही उस समय पे अंतरिम विधानसभा का जब गठन हुआ तो अंतरिम विधानसभा गठन में यूपी पुनर्गठन विधेयक 2000 बनाया गया, ठीक है। इसमें व्यवस्था की गई कि इस विधेयक में 31 विधायक होंगे, 31 विधायकों की इसमें व्यवस्था की गई। कैसे कैसे? 22 विधायक विधानसभा से और 9 जो है विधान परिषद से, ठीक है। अब 9 जो विधान परिषद से थे, इसमें से एक व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो गया तो बचे 8। अब टोटल 30 विधायकों से गठन किया गया। किसका? यूपी पुनर्गठन विधेयक में अंतरिम विधानसभा का जब गठन किया गया तो 30 विधायकों से गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। इन 30 विधायकों में 23 जो है बीजेपी से आते थे, यानी कि भाजपा से, 3 सपा के थे, 2 बसपा के थे, 2 कांग्रेस के थे। अब बहुमत किसके पास था ज़्यादा? बीजेपी के पास। भाजपा का बहुमत था, इसलिए लीडरशिप भी भाजपा की रही। तो पहले जो चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम था नित्यानंद स्वामी, ठीक है। और नित्यानंद स्वामी की कैबिनेट में 9 कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिसमें से 4 जो है राज्य मंत्री थे। अंतरिम सरकार में दूसरे चीफ मिनिस्टर बने भगत सिंह कोश्यारी, जो कि 2 मार्च 2002 तक रहे। इसमें 9 कैबिनेट मंत्री थे और 3 जो है राज्य मंत्री थे। पहला सत्र जो है वो स्टार्ट हुआ 9 जनवरी 2001 से, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ ये एक फैक्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। रितु खंडूरी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी, ठीक है दोस्तों। रितु खंडूरी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। संसद में अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो राज्यसभा में 3 सीटें हैं उत्तराखंड की और लोकसभा में 5 सीटें हैं उत्तराखंड की, ठीक है। अल्मोड़ा की सीट आरक्षित है और वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं? आपकी हरिद्वार हो गई, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, जिसमें से अल्मोड़ा की सीट जो है ना ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, ठीक है, SC के लिए ये जो है आरक्षित सीट है। तो ये कुछ पूरा टॉपिक था हमारा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि लेक्चर कैसा लगा। बाकी ये माइंड मैप की फॉर्म, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए, ये भी बताना माइंड मैप की फॉर्म ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए कैसी है, आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से जो है केवल 149 में एनरोल हो सकते हैं प्रोग्राम में, जिसमें क्लास के साथ साथ आपको डेली जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए इस तरीके से।
बाकी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए पढ़ते रहिए दोस्तों और अपनी तैयारी को इस तरीके से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।